हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश 302 का पीवाईक्यू। अब आप सभी को पता है कि आपके अभी फिलहाल चल रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम अक्टूबर 2024 के लिए आपके हैं ये, और थ्योरी एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है, यानी अक्टूबर में आपके थ्योरी एग्जाम्स होने वाले हैं। अब इसमें आपके लगभग 10 से 11 दिन पड़े हुए हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्यों ना हम जल्द से जल्द अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें और जल्दी से हम अपने आप को जल्दी से तैयार कर लें। सो इसके लिए हमने स्टार्ट किया है पीवाईक्यू आपका, और ये वीडियोस आपकी अब रेगुलर आएंगी, जिसमें सबसे पहली वीडियो है आपकी 12th क्लास के लिए इंग्लिश 302 की वीडियो। ठीक है, तो आप पहले के हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें बच्चों से मिला है। अब इसके लिए देखो, मैंने इंग्लिश के चैप्टर्स आपको बहुत मतलब उसमें करवा दिए हैं सीक्वेंस वाइज। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर आप वो चैप्टर्स आराम से ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस पेपर को क्रैक करने में। लेकिन जिन भी बच्चों को थोड़ी सी भी परेशानी है तो वो ये वीडियो बिल्कुल आराम से देखिएगा। इसमें आपको हाउ टू गेट 90% ऑफ मार्क्स यहाँ से आपको पता चलने वाला है, यानी कुछ टिप्स बताऊंगी और ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत आराम से आपको देखनी है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पेपर कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि इसमें आपको कई सारे सेक्शंस में ये पेपर डिवाइड किया गया है। अब बिल्कुल न्यू पैटर्न जो है वो काफी चेंज हो गया है पहले से। तो 45 क्वेश्चंस इसमें पूरे टोटल आपको मिलने वाले हैं, और कई बार ये संख्या देखकर बच्चे डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि 45 क्वेश्चन, अरे बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर होगा। हाँ, क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें आप ये भी तो देखिए एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको टिक लगा के लिखना होगा। दैट्स इट, आपका हो गया काम। इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपके ये लगा लीजिए 25 से 40 मार्क्स बिल्कुल आपके फ्री के मार्क्स है इसमें। ठीक है, जो बिल्कुल एवरेज बच्चा है, जिसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि इंग्लिश बहुत डर लग रहा है इसमें हम क्या करें, तो वो भी इतने मार्क्स आराम से ले आएगा अगर इस वीडियो को ध्यान से देखता है तो इंग्लिश 302 का क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें पूरे टोटल मैंने बता दिया 45 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और यहाँ पर आपका 1 मार्क का भी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 3 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के 44 और 45 2 क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 42 है। ठीक है, सब पार्ट्स में ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड होने वाला है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, चलिए, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो काफी बच्चों को नहीं समझ आती कैसे हैंडल करें, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके साथ आपको जो आंसर बुक दी जाती है वो आपको 2:15 पे दे दी जाएगी। 2:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा बेसिकली, और इस 2:15 से लेके 2:30 तक का समय आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने का होगा। यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपको थोरोली रीड करके देखना है कि भाई देखो, पैसेज जो रहता है ना क्वेश्चन पेपर में, इंग्लिश में खासकर और हिंदी में भी, पैसेज ऐसी चीज है जिसमें कि काफी बच्चे अटक जाते हैं। हालांकि बहुत इजी होता है, लेकिन वक्त रहते नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है कि आप उस 15 मिनट के समय में जो आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर रीड करने का, वहां पर आप पैसेज रीड करेंगे, उनके आंसर्स जो क्वेश्चन दिए जाएंगे पैसेज के साथ, उनके आंसर्स उस 15 मिनट में आपको खोज कर रख लेने हैं, ताकि जैसे ही आंसर बुक आपको मिले सीधे के सीधा आप लिख दें। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होने वाली है, और ये पैसेज आपके बहुत आसान होते हैं। ठीक है, हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कैसे आपको करना है, और इसमें आपको फ्री के मार्क्स ही मिल रहे हैं, ये समझ कर आप चलिए। ठीक है, चलिए, इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, आपको कोई भी आंसर लिखने का समय नहीं दिया जाएगा, ये भी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले नया सिलेबस जो आया है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ अच्छे तरीके से ताकि हमें दिख जाए। देखो, बाइफरकेशन आपको पता होगा, बाइफरकेशन हुआ है हमारे सिलेबस का, और बाइफरकेशन में हमारे टोटल इसमें लेसन्स थे 36। ठीक है, 36 लेसन्स में से आपके कितने लेसन्स आपको
टीएमए में जाएंगे और कितने लेसन आपको पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करनी है। तो 40% जो लेसन हैं ये 14 लेसन आपको नहीं करने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो पब्लिक एग्जामिनेशन में 60% लेसन जो 22 लेसन है वो आपको करने हैं। अब इनमें कौन कौन से लेसन है ये भी आप देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला लेसन जो आपका आता है वो आता है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये रहा। चैप्टर नंबर 6, 7 है आपका, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23 एंड 24। तो ये सारे लेसन आपको करने हैं और ये सभी लेसन मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि आपको कैसे कहाँ से ये लेसन अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको करवाए हुए हैं और नीचे आपको कुछ लेसन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आपका ये लेसन 26A, ठीक है, द रिसेप्शन डेस्क एंड यू, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन बिजनेस 26B, 27A, 28A, 28B, 29A, 29B एंड 31B। ये सारे वो लेसन है जो आपके थ्योरी एग्जाम में आने वाले हैं और बाकी सारे लेसन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरी बुक पढ़ लेते हैं, अरे भाई जब पूरी बुक आ ही नहीं रही है तो क्या करना है पूरी बुक पढ़ के, है ना, सिर्फ वो लेसन करेंगे जो आने वाले हैं हमारे। अच्छा, अब बताती हूँ कि आप ये लेसन आराम से देखो, पीवाईक्यू की वीडियो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम अपनी तरफ से पढ़ना चाहें तो हम कैसे पढ़ें, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको टीएच क्लासेस पर मिलता है। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मैंने बनाकर दे दी है जिसमें आपको इंग्लिश की भी अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी और हिंदी की भी अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। अभी सिर्फ 12th क्लास की बनी है, अगर 10th वाले बच्चे भी चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ही प्लेलिस्ट आपको मिलती है एनआईएस क्लास 12th की। हालांकि यहाँ पर 2024 एग्जाम लिखा हुआ है, लेकिन ये 2024 के साथ साथ आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है 2025, 26 उन सभी में काम आएगी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस अभी हाल ही में चेंज हुआ है। तो इसके लिए आपको 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है वो देख लेनी है। अब आप इस प्लेलिस्ट को जब खोल के देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का कंटेंट मिलेगा। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने सभी आपके प्रॉब्लम जो है इसमें सॉल्व करके दिए हैं। जैसे सबसे पहला जो आपका लेसन वहां पर मैंने आपको दिखाया था, लेसन नंबर 6 माई ग्रैंड मदर्स हाउस, और ये बेसिकली एक पोएम है। तो ये पोएम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई हुई है। बाकी सारे लेसन्स भी आपको नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही थी आपकी फिलहाल में तो मैंने जो आपको बताना था। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन जो पार्ट है क्वेश्चन पेपर का। सबसे पहले हमारा पार्ट 1 सेक्शन ए आता है जिसमें कि प्रेस्क्राइब टेक्स्ट फॉर पोट्री एंड प्रोज, यानी कि यहाँ पर हमारे पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें मिलते हैं जो एक एक मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये पोएम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया जाता है जो कि 1 मार्क्स का है, साथ में आपको पोएम का नाम भी बताया जो मैंने आपको पीछे बताया, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स, यानी कि पोएट की क्या एक्सपेक्टेशन थी, पोएट क्या चाहती थी लोगों से, स्ट्रेंजर्स से। अब देखो सबसे पहली बात, तो जो पोएट थी उसका नाम क्या है, नाम है कमला दास, ठीक है, कमला दास। और ये चैप्टर, ये पोएम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, प्लीज पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट से। तो यहाँ पर जो पोएट थी ना वो चाहती थी प्योर लव, प्योर लव फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स। क्यों चाहती थी, क्योंकि उसकी दादी माँ ने, जो उसकी ग्रैंड मदर थी, जैसा प्यार उन्होंने, उसकी दादी माँ ने उसे दिया था वैसा प्यार स्ट्रेंजर्स कभी भी नहीं दे पाए। तो इसीलिए वो चाहती थी कि वो स्ट्रेंजर्स भी उसी तरीके से प्योर लव करें उससे जैसा कि उसकी दादी माँ किया करती थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो आपकी ये पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये भी मैंने आपको करवाई हुई है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। इसके पोएट का नाम हमसे पूछा है, तो इसके पोएट का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये इसके पोएट का नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ए और बी 2 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें कि आपको कोई एक करना है। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, यानी कि और इसी से सारे जो डिफरेंस थे वो बने। व्हाट डिफरेंस हैड द पोएट अचीव्ड चूजिंग द अनट्रोडन पाथ, यानी कि जो पोएट था उसने कौन सा डिफरेंस पाया, कौन सी ऐसा अंतर पाया अनट्रोडन पाथ पे, यानी कि जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे कोई नहीं चलता था उस पर चलकर पोएट ने क्या अंतर पाया,
ठीक है। तो इसके पोएट का पहले तो नाम देख लो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। इसमें क्या होता है, जो पोएट होता है ना उसके पास दो रास्ते होते हैं, ठीक है, दो रास्ते होते हैं जिसमें से कोई एक रास्ते पे उसे जाना होता है, जहां पर वो देखता है कि इस रास्ते पर सभी लोग गए हुए हैं, क्योंकि पैरों के निशान भी उसे दिखाई देते हैं, तो वो रास्ता वो चूज ना करके दूसरा रास्ता चूज करता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि वो दूसरा रास्ता चूज करके उसने क्या डिफरेंस पाया होगा। तो जो आंसर देख लो, द पोएट लीव्स द ट्रोडन पाथ, ट्रोडन का मतलब होता है जो जिस पाथ पे सभी लोग पहले जा चुके हैं, एंड चूजेस द अनट्रोडन पाथ, यानी कि जो पोएट है वो ट्रोडन पाथ को छोड़कर अनट्रोडन पाथ पर चलता है, दैट इज लेस ट्रेवल्ड बाय एंड वाज फुल ऑफ चैलेंजेस, यानी कि जहां पर बहुत कम ट्रैवल हुआ है वहां उस रास्ते पर वो जाता है जिस पर बहुत कम लोग जाते हैं और जो पूरे चैलेंजेस से भरा हुआ है। और इट इज द रोड दैट मेड हिम स्टैंड आउट एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और वो वही रास्ता था जिसने उसे बिल्कुल अलग, दूसरों से अलग खड़ा किया, और इसी में यही अंतर वो पाता है वो रास्ता चूज करके। बेसिकली इसका मतलब ये है कि उसने अलग रास्ता चूज किया जो कि उसे दूसरों से अलग दिखाता है और जो चैलेंजेस है उसको फेस करने की वो शक्ति देता है, ठीक है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन ही रिस्क द रेन, यानी कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से ये क्वेश्चन है, जहां पर निज़म इज़ेकिल, निज़म इज़ेकिल इसके पोएट का नाम है, ठीक है। और इसके पोएट, जो ये पोएट है निज़म इज़ेकिल, इनकी मदर को स्कॉर्पियन यानी बिच्छू जो है काट लेता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि ही रिस्क द रेन, यानी इससे क्या मतलब है पोएट का, तो ये देखो, ये सजेस्ट करता है दैट द कैरेक्टर टुक अ चांस बाय गोइंग आउट इन द रेन, ये दिखाता है कि जो कैरेक्टर है उसने एक चांस लिया, जो बारिश, इतनी घनी बारिश हो रही थी उसमें बाहर निकलकर, परहैप्स टू सीक हेल्प, किस लिए, हेल्प पाने के लिए, मदद पाने के लिए, और टू कन्फ्रंट द सिचुएशन, या फिर सिचुएशन में बाहर आने के लिए, उसको कन्फ्रंट करने के लिए, जो दिखाता है किस चीज को, ब्रेवरी को और डिटर्मिनेशन को, उसकी बहादुरी को ये दिखाता है, और उसकी जो डिटर्मिनेशन है, जो उसकी दृढ़ निश्चयता है उसको वो दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको और में दिया गया है, या तो आपको ए पार्ट करना है या फिर बी, अभी दोनों में आपको बता रही हूँ। व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट अ फियरलेस माइंड कैन थिंक क्लियरली, पहला एक मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो पोएट है वो क्यों बिलीव करता है कि एक फियरलेस माइंड, फियरलेस माइंड का मतलब होता है जिसमें कोई भी डर ना हो, वो अच्छे तरीके से सोच सकता है। तो ये वाला जो आपका चैप्टर है ये भी मैंने पोएम मैंने आपको करवाई हुई है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, पोएम का नाम है। इफ आवर माइंड इज फ्री वी कैन होल्ड आवर हेड हाई एंड फ्री फ्रॉम द ओप्रेसर, यानी कि अगर हमारा जो दिमाग है वो फ्री होगा तो हम अपने सर को ऊंचा उठाकर सोच सकेंगे, चल सकेंगे, और जो ओप्रेसर है, ओप्रेशन यानी कि जो शोषण करता है, हमारा शोषण करता, बेसिकली शोषण करता जो है उससे हम फ्री हो सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए फियरलेस माइंड का होना जरूरी है जो कि अच्छे तरीके से सोच सके। अगर फियर होगा कोई भी, अगर हमारे दिमाग में कोई भी डर होगा तो क्या हम अच्छे तरीके से सोच पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, और इनके ऊपर मतलब आप अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे ही चैप्टर्स को थोरोली समझना पड़ेगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप प्लीज समझिएगा, और उनको समझने के बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियोस देख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पोएट सेज टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वर्ड दैट व्हाट मैसेज डज ही गिव टू द रीडर्स, यानी कि जब पोएट कहता है, वुड का यहाँ पर मतलब होता है जंगल, ठीक है। कहता है कि जो दो रोड हैं वो दोनों ही डाइवर्ज हो रहे हैं, जा रहे हैं जंगल में, तो इसका क्या मतलब है, ये रीडर को क्या बताना चाहता है, तो ये रीडर को सिंपलाइज करता है एक पर्सन की लाइफ से, यानी कि हमारी लाइफ में एक जो इंसान होता है उसकी लाइफ में कितने सारे डिसीजन होते हैं, उसे बहुत अलग अलग डिसीजन कई बार लेने पड़ जाते हैं, और वो सारे डिसीजन उसे अलग अलग रास्तों पर लेकर जाते हैं, लेकिन हमेशा इंसान वो रास्ता चूज करता है जहाँ पर पहले से लोग गए हुए होते हैं, मतलब बिल्कुल अलग रास्ता कभी भी इंसान चूज करने की कोशिश नहीं करता, जबकि अगर वो अलग रास्ता अगर चूज करे तो शायद वो रास्ता उसे कहीं अच्छी जगह या फिर चैलेंजेस भरा है लेकिन उसे अच्छी जगह लेकर जाए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड द मदर थैंक गॉड व्हेन द स्कॉर्पियन लॉस्ट इट्स स्टिंग। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो उसकी मदर थी, निज़म इज़ेकिल की जो मदर थी, उसको जब स्कॉर्पियन ने डस लिया था और जब वो उसका जहर निकल जाता है तो मदर को जब होश आता है तो वो भगवान को शुक्रिया अदा क्यों करती है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें और में दिया गया है, ठीक है, ये वाला भी आप कर सकते हैं। तो वो भगवान को शुक्रिया करती है फॉर स्पेयरिंग हर चिल्ड्रन, यानी कि उसके बच्चों को बख्शने के लिए। स्पेयरिंग का मतलब होता है बख्शना, कि उसने, वो सोचती है उसकी मदर कि बिच्छू ने मुझे काट लिया लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दिया, इसलिए वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक मदर जो है वो कितनी ज़्यादा सेल्फलेस होती है, यानी कि वो मतलब अपने बारे में ना सोच के अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी, जबकि वो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आई थी। बी क्वेश्चन इसमें और में दिया हुआ है व्हाई वाज द पोएट अनेबल टू रीड द बुक्स दोस डेज, यानी कि उस समय पर, उन दिनों में जो पोएट होती है वो किताबें क्यों नहीं पढ़ पाती थी। तो कमला दास के बारे में, ये कमला दास जी हैं, तो इनके बारे में बोला गया है कि वो किताबें क्यों नहीं पढ़ पाती थी, बिकॉज शी वॉज टू यंग टू रीड बुक्स, यानी कि वो उस समय पर काफ़ी छोटी थी जिस वजह से वो किताबें नहीं पढ़ पाती थी। ठीक है, अब देखो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। तो 6th क्वेश्चन पे आते हैं अब हम सीधा यहाँ से। तो ये जो आपका यहाँ तक हमने कर दिया। 6th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है रीड द टेक्स्ट केयरफुली, यानी कि आपको यहाँ पर एक पैसेज टाइप का दिया गया है और इसमें 6 और 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से ढूंढकर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। As might be expected, in the beginning, it was tough for all of us, for mother and my father, for my 3 sisters and my brother, and for me too. देखो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप पैसेज पढ़ने से पहले एक बार अपना जो क्वेश्चंस है उनको जरूर पढ़िएगा। 6 क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन बोला गया है ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है, कोई भी 2 आपको करने हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, एनी 2 आपको करने हैं। तो ए क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द इलनेस हैड मेड द फैमिली मेंबर्स हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न फॉर द नैरेटर, यानी कि जो इलनेस थी, जो बीमारी थी नैरेटर की, उसकी वजह से उसके फैमिली मेंबर्स ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया और उसकी तरफ ज़्यादा कंसर्न वो लोग रहने लग गए। बी क्वेश्चन है द सर्वेंट टुक केयर ऑफ द नैरेटर, यानी कि नैरेटर की जो सर्वेंट्स हैं, मतलब जो उसकी नौकरानियां या नौकर थे, उन्होंने उसकी केयर करी। ठीक है, सी इसमें बोला गया है द इफेक्ट ऑफ इलनेस वाज मोर ऑन हिज मदर देन हिज फादर, यानी कि उसके पिता से ज़्यादा उसकी माँ पे असर ज़्यादा पड़ा उसकी बीमारी का। ठीक है, तो ये तीनों में से आपको बताना है कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है, और ये हमें पता कैसे चलेगा, ये हमें पता चलेगा जब हम इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहले हमने अगर हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, मैं इसी बारे में आपसे कह रही थी कि जो आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा उसमें प्लीज इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, फिर पैसेज को पढ़ लेना, आपको आंसर तभी समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको सीधा सीधा लिखना ही है। तो देखो एज माइट बी एक्सपेक्टेड, यानी कि जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इट वॉज टफ फॉर ऑल ऑफ अस, ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत मुश्किल था। फॉर मदर एंड माई फादर, मेरी माँ और मेरे पिता के लिए, फॉर माई 3 सिस्टर्स, और मेरी 3 बहनों के लिए, और माई ब्रदर, और मेरे भाई के लिए, एंड फॉर मी टू, और मेरे लिए भी। द इलनेस हैड लेफ्ट मी वीक, और जो इलनेस थी, जो बीमारी थी, उसने मुझे काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। द सर्वेंट्स अवॉइडेड मी एज दो आई वर एन ईविल आई पर्सोनिफाइड, यानी कि जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर थे, उन्होंने मुझे अवॉइड करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर बोला गया है कि सर्वेंट्स ने उसकी केयर करी। ठीक है, केयर नहीं करी, उसने उन्हें अवॉइड करना स्टार्ट किया, तो इसलिए इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमें पता चल गया इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि वो उसे अवॉइड करते थे, वो ये सोचते थे कि इस पे कोई ना कोई बुरी शक्ति या बुरी कहते हैं ना इवल आई है। ठीक है, माई सिस्टर्स ट्रीटेड मी विद केयर, मेरी बहनों ने मेरा काफ़ी देखभाल करी, एज दो आई वर अ फ्रेजाइल डॉल, ऐसा मतलब फ्रेजाइल का मतलब होता है जो काफ़ी नाजुक होता है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने मेरी केयर करी जैसे मैं एक कोई नाजुक गुड़िया हूँ। एंड माई मदर वेप्ट, यानी कि जो माँ थी वो काफ़ी रोती रहती थी। माई फादर हु वॉज अ डॉक्टर इन द पब्लिक हेल्थ सर्विस वॉज ग्रेटफुल दैट आई हैड गॉट प्रॉम्प्ट एंड गुड मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर डिले वुड हैव अफेक्टेड माई माइंड एंड और एंडेंजर्ड माई लाइफ। और मेरे पिता जो कि एक डॉक्टर थे पब्लिक हेल्थ सर्विस में, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल थे, मतलब वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि मुझे एक जल्दी गुड मेडिकल ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि अगर देर होती तो मेरे दिमाग पर भी और मेरे शरीर पर भी और मेरी लाइफ पर भी इसका काफ़ी असर पड़ सकता था। बट ही लाइक द रेस्ट हैड नो होप, और
बाकियों की तरह उनके पास भी कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब उन ये तो था कि हाँ मेरा बेटा बच जाएगा और मेरे बच्चे को जल्दी वो मिली है मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन उनके पास भी कोई आशा की किरण नहीं थी। तो हमने यहाँ पर तो निकाल दिया। अब देखो ए का यहाँ पर पूछा गया है कि जो इलनेस थी उसने फैमिली मेंबर्स को नैरेटर की तरफ ज़्यादा कंसर्न किया। तो यस ये ट्रू है कि उसके जो भाई हैं, उसकी बहनें उसको फ्रेजाइल डॉल की तरह ट्रीट करते थे और उसको एक इस तरीके से रखते थे जैसे कि वो एक नाजुक सी गुड़िया हो। और नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ इलनेस वाज मोर ऑन हिज मदर देन हिज फादर, कि उसके पिता पर ज़्यादा असर था, उसकी माता पर ज़्यादा असर था उसके पिता से। तो ऐसा नहीं है, सभी फैमिली मेंबर्स उसको इक्वली उतना ही असर पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर करना है। नेक्स्ट हम अगर देखें इसी में 7th क्वेश्चन भी यहीं से हमें निकालना है। तो 7th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब चॉइस ही होती है कि इनमें से सही आंसर आपको निकाल के रखना है, ए बी सी डी। तो पहले हम पढ़ेंगे इन द पोयम, इस पोयम में कौन सी पोयम, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसकी है, निजिम इजेकिल की है, निसिम इजेकिल की है। ठीक है, इवल आई परसोनिफाइड का मतलब क्या होता है, इवल आई परसोनिफाइड का मतलब इस पोयम में क्या होता है। तो इवल आई एक इवल जो है स्कॉर्पियन को बोला गया है इस पोयम में। ठीक है, कि वो एक डेविल की तरह है, मतलब एक राक्षस की तरह है जिसने मेरी माँ को डस लिया। बैड लक और मिसफॉर्चून किसमें बताया गया है कि वो एक बैड लक था, या एक दुर्भाग्य था। समटाइम्स बैड की ये कभी कभी गलत होता है, कभी कभी बुरा होता है, या कभी कभी अच्छा होता है, नॉट सीन, कि नहीं दिखाया गया है, दिखाया तो गया है। तो इसका आंसर जाएगा बैड लक और मिसफॉर्चून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, 8th क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ कॉलम्स आपको दिए गए हैं, ये कहाँ से लिया गया है, इंडिया हर पास्ट एंड प्रेजेंट। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान देंगे। कॉलम नंबर 1 है, यहाँ पर कॉलम नंबर 2 है। तो इसमें आपको ए बी सी डी और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके दिया गया है, इसमें आपको मिलान करना है। तो नेहरू, गांधी जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेहरूज विजन। नेहरू यूजेस ट्रूथ एंड पीसफुल वेज टू ब्रिंग अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंजेस। तो इनमें से कौन सच्चाई और पीसफुल शांति की तरफ चलता था ताकि रिवोल्यूशनरी चेंजेस ला सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी। गांधी जी ही तो अहिंसा और उसको मानते थे ना, ट्रुथ को मानते थे, सत्यवादी होना चाहिए हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब अगर हम नेहरू वाला देखें तो विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ द लाइफ टू एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इनमें से क्या जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, हमारी जो प्राइमरी नेसेसिटी है जो लाइफ की, उसको सॉल्व कर सकता है। तो साइंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही है जो हमारी जो नेसेसिटी है, प्राइमरी नेसेसिटी, उसको सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट है ऑफ अ प्रॉस्परस इंडिया मटेरियल प्रोग्रेस फॉर हर वास्ट पॉपुलेशन। तो ये नेहरू का विजन था। नेहरू का विजन क्या था कि हम एक प्रॉस्पेरस इंडिया बनाएं जिसमें कि मटेरियल प्रोग्रेस हो। ठीक है, मटेरियल प्रोग्रेस हो और इतनी बड़ी वास्ट पॉपुलेशन के लिए अच्छे से प्रोग्रेस हो सके। अब लास्ट वाले का तो हमें ऑब्वियसली पता है कि यही होगा कि नेहरू इज अ मैन ऑफ साइंस एंड इज फेथ इन द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नेहरू जो थे वो साइंस के व्यक्ति थे। ठीक है, साइंस में उनका ज़्यादा विश्वास था और वो टेक्नोलॉजी की तरफ भी विश्वास रखते थे। तो इस तरीके से आपको 8th क्वेश्चन करना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। 9th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें भी आपको सही आंसर, मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ पे लगा लीजिए, इंडिया हर पास्ट एंड प्रेजेंट। तो यहाँ से आपको इस चैप्टर से आपको ये दिया गया है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ए में आपसे पूछा गया है व्हाट वाज नेहरूज विजन ऑफ फ्यूचर इंडिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 8th क्वेश्चन में, तो नेहरू का विजन क्या था, नेहरू का विजन था कि एक प्रॉस्पेरस इंडिया बने और मटेरियल प्रोग्रेस हो उसकी वास्ट पॉपुलेशन के लिए। तो ये तो आसान है। तो इसका आंसर हम कहाँ से, यहाँ पे सीधा आपका लिखा हुआ है सेकंड, कि एक प्रॉस्पेरस इंडिया विद मटेरियल प्रोग्रेस फॉर वास्ट पॉपुलेशन। कई बार क्या होता है कि पेपर में ही, क्वेश्चन पेपर में ही आपको आंसर मिल जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पिक द कोड विच मीन्स चेंज इज एसेंशियल बट कंटिन्यूटी इज ऑल्सो नेसेसरी। इनमें से आपको बताना है कि चेंज तो जरूरी है, ये कोट आपको दिया गया है, चेंज जरूरी है लेकिन कंटिन्यूटी भी जरूरी है। तो ये आपको इसमें से ढूंढ कर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इज एसेंशियल बट कंटिन्यूटी इज नॉट, नहीं ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा चेंज इज नॉट एसेंशियल बट कंटिन्यूटी इज एसेंशियल। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप कमेंट करके भी, जैसे मैं अभी आगे कुछ आपको क्वेश्चन दूंगी तो उनके कमेंट करके आपको आंसर जरूर बताने हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपको नॉन प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट दिया जाता है। ये आपके होते हैं बेसिकली पैसेज वाले क्वेश्चन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर देने हैं आपको 10 और 11 क्वेश्चन के। तो 10 और 11 क्वेश्चन जो है आपका किस तरीके से है ये देख लो आप। पहले पैसेज आपको पूरा एक बहुत बड़ा दिया गया है, ठीक है। इसमें 10th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कंप्लीट करनी है फॉलोइंग सेंटेंस एनी 3, कोई भी 3 सेंटेंस आपको, इनमें से 4 दी हुई है, कोई भी 3 आपको करनी है, तो इनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 11th क्वेश्चन में, एक मिनट रुकिए, 11th क्वेश्चन में आपको बोला गया है चूज अ करेक्ट अल्टरनेटिव। इनमें कोई भी आपको 3 करने हैं, कोई भी 3 करने हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको सही आंसर, कहीं सही क्वेश्चन के सही आंसर आपको टिक लगाने हैं। तो सबसे पहले हम 10th क्वेश्चन करते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आपको ढूंढ के लगाना है। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया द कैरेज डिपार्टेड एट, यानी कि जो कैरेज था वो कहाँ से डिपार्ट हुआ था, कहाँ से चला था। प्रोफेसर डेलब्रक expects a storm because of a shiver in the north wind. He mostly said this because जो प्रोफेसर डेलब्रक थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बहुत बड़ा स्टॉर्म, ठीक है। वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि नॉर्थ विंड की तरफ से शिवर टाइप आ रहा था, और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्या कहा ये भी आपको बताना है। वॉलपुर्गिस नाइट इज बिलीव टू डैश थिंग्स कम ऑन दिस नाइट। वॉलपुर्गिस जो नाइट है इसके बारे में भी आपको बताना है कि इस नाइट पर, इस रात को क्या होता है, क्या चीजें आती हैं। जोहान कौन था, जोहान क्या था, ये भी आपको इसमें बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट है ये। दिस स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय अ लॉयर जोनाथन हार्कर, यानी कि ये जो स्टोरी है एक लॉयर बता रहा है, जोनाथन हार्कर, जिसका नाम है। इस सीन में, इन दिस सीन ही हियर्स ऑफ वॉलपुर्गिस नाइट। इस सीन में वो किस बारे में सुनता है, वॉलपुर्गिस नाइट के बारे में सुनता है। सम पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट सुपरनैचुरल थिंग्स हैपेंड ऑन दिस नाइट, यानी कई लोग ये सोचते थे, कई लोग ये मानते थे कि इस रात को, वॉलपुर्गिस रात को एक सुपरनैचुरल चीजें, कई सुपरनैचुरल चीजें होती थी। सुपरनैचुरल क्या होता है, जो घोस्ट से रिलेटेड होता है, भूत से रिलेटेड होता है, ठीक है। When we started our drive, the sun was shining brightly, यानी जब हमने अपनी ड्राइव स्टार्ट करी, ठीक है, तो उस समय पे जो सन था, सूरज था, वो काफी तेज ब्राइटली शाइन कर रहा था, ठीक है, चमक रहा था। एंड द एयर वाज फुल ऑफ जॉयसनेस, यानी कि जो हवा थी उसमें भी काफी ज्यादा जॉयसनेस थी। जॉयसनेस यानी कि खुशनुमा हवा थी। ऑफ अर्ली समर, यानी कि ये कैसी हवा थी, ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग जो समर्स होती है ना उसकी हवा थी। जस्ट एज वी वर अबाउट टू डिपार्ट, प्रोफेसर डेलब्रक केम डाउन टू द कैरेज एंड आफ्टर विशिंग मी अ प्लेजेंट ड्राइव सेड टू द कोचमैन जोहान। तो जोहान क्या है, जोहान एक कोचमैन है, जोहान एक कोचमैन है, ठीक है। जैसे ही हम निकलने वाले थे, प्रोफेसर डेलब्रक वहां पर उस कैरेज की तरफ आए और मुझे एक प्लेजेंट ड्राइव के लिए उन्होंने विश किया, ठीक है। उन्होंने मुझे एक प्लेजेंट ड्राइव, यानी कि तुम्हारी जो यात्रा हो वो खुश रहे, ठीक है, सेड टू द कोचमैन। और उन्होंने जोहान जो कोचमैन था उससे कहा, रिमेंबर टू बी बैक बाय नाइटफॉल, यानी कि रात होने से पहले तुम्हें लौट आना है। द स्काई लुक्स ब्राइट बट देयर इज अ शिवर इन द नॉर्थ विंड दैट सेज देयर मे बी अ सडन स्टॉर्म। तो वो कहते हैं कि हाँ, मतलब जो सन है वो चमक रहा है, जो स्काई है वो चमक रहा है, और अभी भी दिन है, लेकिन जो नॉर्थ विंड की शिवर है, जो ठंडी हवाएं हैं, वो बता रही है कि एकदम से आंधी तूफान आ सकते हैं। बट आई एम श्योर यू विल नॉट बी लेट, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम लेट नहीं होगे। हेयर ही स्माइल्ड एंड एडेड, और फिर उसके बाद वो मुस्कुराते हैं। ये कौन कह रहा है, ये जो प्रोफेसर थे डेलब्रक, ठीक है, डेलब्रक कह रही हैं जोहान से कि मैं जानता हूँ कि तुम जो हो, तुम जानते हो ना आज कौन सी रात है, व्हाट नाइट इट इज, ठीक है। जोहान टचिंग हिज हैट, जोहान जो अपनी हैट की तरफ हाथ रखता है, टच करता है उसको, ड्रोव ऑफ क्विकली, अब जल्दी से वो ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है कैरेज को, ठीक है। व्हेन वी हैड क्लियर द टाउन आई सेड, जब हम टाउन से बाहर निकल आए तो मैंने उनसे कहा, आफ्टर सिग्नलिंग टू हिम
टू हिम टू स्टॉप, उसे रोकते हुए मैंने उससे पूछा, टेल मी जोहान व्हाट इज टुनाइट, कि बताओ जोहान आज क्या है, आज रात को क्या होने वाला है। ही क्रॉस्ड हिमसेल्फ एज ही आंसर्ड लैकोनिकली वॉलपुर्गिस नाइट, वो कहता है कि आज वॉलपुर्गिस नाइट है। देन ही टुक आउट हिज वॉच, उसके बाद उसने अपनी घड़ी बाहर निकाली, अ ग्रेट ओल्ड फैशन सिल्वर थिंग एज बिग एज अ टर्निप एंड लुक्ड एट इट, और उसने अपनी घड़ी जो थी वो बहुत ओल्ड फैशन से थी और सिल्वर जैसी थी, मतलब चांदी जैसी वो घड़ी थी, और ऐसे लग रही जैसे टर्निप उसने निकाल लिया। टर्निप यानी कि जो आपकी ये आपकी होती है ना टर्निप, वो एक वो होती है वेजिटेबल होती है, आप सर्च करके देख लेना। विद हिज आईब्रोज गैदर्ड टुगेदर, और उसकी जो भौहें थी वो एक साथ मिली हुई थी। आई रियलाइज दैट दिस वाज हिज वे ऑफ रिस्पेक्टफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अननेसेसरी डिले, एंड सो आई sang back in the carriage, merely motioning him to proceed। और इससे उसे पता चल गया कि अब थोड़ा सा डिले हो गया है, और फिर वो अपनी कैरेज में बैठ गया और मैं भी उसे आगे चलने के लिए मैंने उसे कहा। ही स्टार्टेड ऑफ रैपिडली एज इफ टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, मतलब वो उसने जल्दी जल्दी जो अपनी कैरेज थी उसको बढ़ाया, क्योंकि अभी तक वो काफी समय खो चुके थे। एवरी नाउ एंड देन द हॉर्सेस सीम टू थ्रो अप देयर हेड्स एंड स्निफ द एयर सस्पिशियसली, और अब जो है हॉर्सेस भी थे, मतलब कैरेज में आपने देखा होगा कैरेज जो होती है उसमें आगे हॉर्सेस होते हैं, ये इस तरीके से होती है, और इसमें जो है यहाँ पर हॉर्सेस बंधे होते हैं। तो ये हॉर्सेस स्निफ कर रहे थे, मतलब जो बार बार उसकी हवा थी ना, ठंडी हवा उनकी नोज में जा रही थी और उससे वो स्निफ कर रहे थे बार बार, और अपने हेड को भी, अपने सर को भी वो बार बार हिला रहे थे। तो अब इसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। कैरेज डिपार्टेड एट, यानी कि जो कैरेज है वो कहाँ के लिए डिपार्ट हुई है, कहाँ से डिपार्ट हुई, तो ये आपको आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है, जरूर बताइएगा। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है टीएच क्लासेस। तो टीएच क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा इस पीडीएफ को पाने के लिए, जिसमें आप आराम से इन क्वेश्चन के दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और मैं श्योर हूँ कि यहाँ से भी जरूर क्वेश्चन आपके आएंगे आपके पेपर में, तो ये आपको कमेंट में जरूर आंसर करना है। बी पार्ट में आपको करवाती हूँ। प्रोफेसर डेल्ब्रक एक्सपेक्ट्स अ स्टॉर्म बिकॉज ऑफ अ शिवर इन द नॉर्थ विंड, ही मोस्टली सेड दिस बिकॉज, उसने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज ऑफ वॉलपुर्गिस नाइट, की जो वॉलपुर्गिस नाइट थी उसकी वजह से उसने ऐसा कहा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉलपुर्गिस नाइट इज बिलीव टू डैश थिंग्स कम ऑन दिस नाइट, यानी कि वॉलपुर्गिस नाइट पे रात को क्या होता था, तो ये सुपर नेचुरल थिंग्स आती थी। सुपर नेचुरल यानी घोस्ट वगैरह यहाँ पर इसमें आते थे, ठीक है। जोहान वॉज द, जोहान कौन था ये मैंने आपको ऊपर बताया था, तो ये भी आपको आंसर करना है कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें 11th क्वेश्चन है, ये आपका कह रहा है कि आपको कोई भी 3 करने हैं और इनके सही अल्टरनेटिव निकालने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। सुपर नेचुरल थिंग्स आर लिविंग बींग्स, कि सुपर नेचुरल थिंग्स जो हैं वो जिंदा प्राणी होते हैं, तो नहीं, वो तो घोस्ट होते हैं। सुपर नेचुरल थिंग्स आर बिलीव टू बी एग्जिस्टिंग, हाँ मतलब वो पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो सच में होते हैं। जस्ट टू फ्राइटन पीपल ऑफ द सुपर नेचुरल थिंग्स एक्सिस्टिंग, कि वो सिर्फ डराने के लिए चीजें बोली जाती हैं, बाकी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नो एग्जिस्टेंस ऑफ द सुपर नेचुरल, कि वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर नेचुरल थिंग्स आर बिलीव्ड टू बी एग्जिस्टिंग, कि वो माने जाते हैं कि सच में होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलिवेंट फॉर द टाइटल ऑफ द पैसेज, कि ऊपर जो आपको पैसेज दिया था उसमें से सही टाइटल क्या हो सकता है। अनबिलीवेबल बट ट्रू, बिलीफ मेक्स इट ट्रू, डेयर टू ड्राइव, ओनली सुपरस्टिशियस, तो इसका आंसर होगा बिलीफ मेक्स इट ट्रू, यानी कि जो विश्वास है, जो लोगों का विश्वास था कि हाँ सुपर नेचुरल थिंग्स वॉलपुर्गिस नाइट को होती है, तो वही उसको सच बनाता है। नेक्स्ट है ही क्रॉस्ड हिमसेल्फ एज ही आंसर्ड laconically Walpurgis night, this reply from Johann suggests that laconically means, laconically का क्या मतलब होता है कि with great respect, more briefly than expected, तो इसका आंसर हो जाएगा more briefly, कि उसने इतनी briefly समझाया जितना expect नहीं किया गया था। नेक्स्ट है डी, प्रोफेसर डेल्ब्रक इज मोस्ट कंसर्न दैट हार्कर विल, प्रोफेसर डेल्ब्रक क्यों बताने आते हैं लॉयर हार्कर को कि उससे वो उसकी कंसर्न, उसकी चिंता उन्हें क्यों थी,
कि वो पंक्चुअल नहीं था, टाइम पर नहीं था, नहीं ये गलत है। नॉट हैव अ प्लेजेंट ड्राइव, कि उसकी एक प्लेजेंट ड्राइव नहीं होगी, ये भी गलत है, क्योंकि वो तो चाहते थे उनकी हो। बी थ्रेटन बाय अ डेंजर, कि वो जो आगे आने वाला डेंजर है उससे डर जाएगा, तो इसलिए थर्ड आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। अब आपको 12 और 13 के आंसर यहाँ पर बताने हैं और इस पूरे पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, तो 12 और 13 ये पूरा पैसेज नीचे तक है। 12 और 13 में देख लेते हैं एक बार क्या है। तो इसी तरीके से इसमें भी ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं और इसमें आपको करेक्ट अल्टरनेटिव नीचे वाले में ढूंढ के बताना है, कोई भी एक करना है। तो चलो पहले पैसेज पढ़ने से पहले हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। आंट्स लिव इन फैमिलीज, बिल्ड देयर हाउसेज एंड डू देयर वर्क, कि आंट्स जो होती हैं, जो चींटियां होती है, वो अपने परिवार के साथ रहती हैं, उनका खुद का घर वो बनाती हैं और उसके बाद वो अपने काम काज करती हैं। तो ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और कोई भी 5 करने हैं। तो 5 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन है। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम पैसेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यंग आंट्स वर्क लाइक सोल्जर, जो बिल्कुल जवान चींटियां होती हैं, नौजवान चींटियां होती हैं, वो सोल्जर्स की तरह काम करती हैं, जैसे सैनिक काम करते हैं। आंट्स ब्रिंग फूड ओनली फॉर द किंग आंट, यानी कि जो आंट्स होती हैं, जो चींटियां होती हैं, वो सिर्फ किंग आंट, जो राजा जो चींटी होती है उसके लिए वो खाना लेकर आती हैं। As the young ants grow older, they become nurses. जैसे ही जो ants होती हैं, यंग ants थोड़ी बड़ी होती हैं, तो वो नर्स बन जाती हैं। The young ants who come out of the cocoons are nurses. जो यंग ants होती हैं, जो कोकून से निकल कर आती हैं, वो नर्सेस होती हैं। A single queen ant rules a colony of ants. जो एक सिंगल क्वीन होती है, एक अकेली क्वीन आंट होती है, वो पूरी एक कॉलोनी जो आंट्स की होती है उस पर राज करती है। ईच आंट स्पेशलाइजेज इन अ सिंगल वर्क, कि जो आंट होती है, जो एक चींटी होती है, हर एक चींटी का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, तब हमें ज्यादा बेहतर समझ आएगा। आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स, यानी कि जो आंट्स होती हैं वो एक सामाजिक इंसेक्ट होती है, सामाजिक कीड़े मकोड़े होती हैं। विच मीन्स दे लिव इन अ ग्रुप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एक ग्रुप में रहती हैं, या फिर इन्हें कॉलोनी भी कहा जाता है। कॉलोनीज हैव इनसाइड नेस्ट दैट कैन बी बिल्ट इन ट्रीज, अंडरग्राउंड और इवन इनसाइड स्पेशल आंट प्लांट्स, यानी कि कॉलोनीज जो होती हैं, कॉलोनीज कहाँ पर रहती हैं, यानी कि जो आंट्स है, जो सोशली रहती हैं, ये कहाँ पर रहती हैं, जो कई बार ये ट्रीज में घर बना लेती हैं अपना, ठीक है, आपने देखा भी होगा, या अंडरग्राउंड अपना घर बना लेती हैं, या फिर एक स्पेशल आंट प्लांट होता है उस पे अपना घर बनाती हैं। आंट कॉलोनीज आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, जो आंट कॉलोनीज होती हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज होती है, बहुत अच्छे तरीके से ये उन्हें संभाल कर रखते हैं। यूजुअली रूल्ड बाय अ सिंगल क्वीन, तो हमने नीचे देखा था ना, और देखो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर आंसर भी मिल गया, तो इसका क्या हो जाएगा, वहां पर तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कि यूजुअली इस पे कौन राज करती है, जो एक सिंगल रानी होती है वो राज करती है। एंड ईच आंट हैज स्पेसिफिक जॉब्स टू डू, और हर एक चींटी के पास एक अलग अलग प्रकार की जॉब होती है। आंट्स आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द इंसेक्ट बिकॉज दे आर सो लाइक ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज, और आंट्स जो है ना, जो चींटियां हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए इंसेक्ट्स में, क्योंकि वो बिल्कुल इंसानों की तरह रहती हैं कई तरीकों से। दे लिव इन फैमिलीज, कि वो घर अपने परिवार में रहती हैं। बिल्ड देयर ओन हाउसेस एंड हैव अ किंग एंड क्वीन, और वो अपना घर बनाती हैं। ठीक है, फैमिलीज में रहती हैं, उनके पास एक राजा भी होता है और एक रानी भी होती है। ईच आंट हैज इट्स ओन वर्क टू डू एंड इट डज इट वर्क वेल, यानी कि हर एक आंट के पास अपना खुद का कुछ काम होता है जो कि वो अच्छे तरीके से करती भी हैं। द वेरी यंग आंट्स who have just come out of their cocoons are generally the nurses, और जो काफी छोटी आंट्स होती हैं, जो काफी छोटी चींटियां होती हैं, जो कि जनरली कहाँ से आती हैं, कोकून्स में से आती हैं, वो क्या बनती हैं आगे चल के, नर्सेस बनती हैं। when they are older, और जब वो ओल्ड हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, and their skin becomes harder, उनकी स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है, they are ready to leave the nest, उसके बाद वो घोंसला छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, and do other kinds of work, उसके बाद वो बाकी तरीके के काम करना स्टार्ट कर देती हैं। सम ऑफ द आंट्स हंट फॉर फूड, कुछ आंट्स क्या करती हैं, कुछ चींटियां फूड की तलाश में जाती हैं। ठीक है, मोस्ट अदर काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स गो अबाउट फॉर लुकिंग फॉर फूड बट इट इज ऑलवेज फॉर देमसेल्व्स अलोन। देखो, ये तो हर कोई करता है, हर एक इंसेक्ट क्या करता है कि खाने की तलाश में बाहर निकलता है, लेकिन वो
खाने की तलाश सिर्फ अपने लिए करते हैं। बट द आंट्स थिंक ऑफ द नेस्ट, लेकिन जो चींटियां होती हैं वो सिर्फ अपने लिए ना सोच के अपने नेस्ट, अपने घोंसले में जो रह रहे लोग हैं उनके लिए भी सोचती हैं। दे ब्रिंग इन फूड फॉर द क्वीन एंड अदर वर्कर्स एज वेल एज फॉर देमसेल्व्स, यानी कि वो खाना किसके लिए लेके आती हैं, रानी के लिए लेके आती हैं, और वो बाकी वर्कर्स के लिए भी खाना लाती हैं और अपने लिए भी लाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रू और फॉल्स। तो देखो, आंट फैमिलीज में रहती हैं, खुद का घर बनाती हैं और अपना काम करती हैं, तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा ये, है ना, हमने अभी भी पढ़ा। यंग आंट जो है वो सोल्जर्स की तरह काम करती हैं, तो क्या ये ट्रू था या फॉल्स था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आंट्स ब्रिंग फूड ओनली फॉर द किंग आंट, जो राजा आंट होता है उसके लिए खाना लाती है सिर्फ, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ राजा आंट के लिए नहीं, मतलब जो राजा चींटी होते हैं उसके लिए नहीं, क्वीन के लिए भी लाती है। अभी अभी हमने पढ़ा ना, क्वीन के लिए भी लाती हैं, वर्कर्स के लिए भी लाती हैं, अपने लिए भी लाती हैं। नेक्स्ट है, एज द यंग आंट्स ग्रो ओल्डर दे बिकम नर्सेस, जैसे ही जो यंग आंट्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, क्या वो नर्स बनती है, नहीं, जो कोकून में रहती है वो नर्स बनती है। द यंग आंट्स हु कम आउट ऑफ कोकून्स आर नर्सेस, तो ये ट्रू हो जाएगा और ये ऊपर वाला फॉल्स हो जाएगा। एक सिंगल क्वीन जो आंट होती है वो पूरी कॉलोनी आंट्स की उस पे राज करती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ईच आंट स्पेशलाइजेज इन अ सिंगल वर्क, कि वो जो ईच आंट होती है वो सिर्फ एक सिंगल काम में स्पेशलाइज करती है, तो ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो इसका कौन सा बताना है आपको, जी पार्ट बताना है और बी पार्ट बताना है। यहाँ पर मैंने सारे करवाए हैं, लेकिन पेपर में सिर्फ 5 आपको करने हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा करोगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये बात भी ध्यान रखना। कई बच्चे क्या होते हैं, सारे करेंगे हम तो सारे, अरे भाई जब मार्क्स ही नहीं मिलेंगे तो आपको सारे करने का क्या फायदा है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। नेक्स्ट आपका करेक्ट अल्टरनेटिव यहाँ पर आपको चूज करना है, कोई भी एक करना है। आंट्स आर इंसेक्ट्स, आंट्स ऐसे जीव होते हैं हु लिव इन कॉलोनीज, हाँ बिल्कुल सही है कि वो कॉलोनी में रहते हैं, एंड मेक देयर ओन फूड, एंड हाँ वो खुद का खाना, क्या वो खुद का खाना बनाते हैं, नहीं, वो खुद का खाना नहीं बनाते हैं, बल्कि वो हंट करते हैं। खुद का खाना कौन बनाता है, खुद का खाना बनाते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। एंड हंट फॉर फूड, हाँ वो फूड के लिए, फूड का शिकार करने या फूड को ढूंढने के लिए तो जाते हैं। एंड लिव सेल्फिशली, क्या वो सेल्फिशली रहते हैं, सेल्फिशली का मतलब होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचे, क्या वो अपना अपना सोचते हैं, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। वो तो रानी का भी सोचते हैं, वो फिर वर्कर्स का भी, खुद के बारे में वो बाद में सोचते हैं, पहले वर्कर्स और रानी के बारे में सोचते हैं। तो इसमें कौन से सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो इसका आंसर देखो ये रहा, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। अब इसका आंसर आपको आंसर शीट पे कैसे लिखना है, देखो आंसर शीट पे आपको जब आंसर बुक मिलेगी तो उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे लिख देना, एक लाइन छोड़ देना, फिर नीचे लिखना आंसर, उसके बाद यहाँ पर ए पार्ट है तो ए पार्ट, ठीक है, उसका क्या आंसर है, ए पार्ट का ए आंसर है, पहले छोटा ए है फिर बड़ा ए है, तो इसमें आपको आंसर भी साथ साथ लिखना है, फर्स्ट एंड थर्ड, बस दैट्स इट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा लिखने लग जाते हैं, पूरा लिखने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, जितना आपको छोटे से छोटा लिखना है वही आपको फायदा देगा। नेक्स्ट, आंट्स आर सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स इन एक्शन व्हेन दे, अच्छा आंट्स जो होती हैं, वो चींटियां जो होती हैं वो ह्यूमन बीइंग्स यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनकी तरह कैसे होती हैं, सिमिलर कैसे होती हैं। हंट फॉर फूड, कि वो फूड के लिए तलाशने के लिए बाहर जाती हैं। नेवर वर्क फॉर देमसेल्फ, कि वो कभी खुद के लिए काम नहीं करती। लिव इन फैमिलीज, कि वो फैमिलीज में रहती हैं। या डू देयर वर्क, कि वो खुद का काम करती हैं, खुद का काम खुद ही करती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि फूड के लिए जाती हैं, फूड के लिए खोजने के लिए जाती है ना वो, तो ये गलत हो जाएगा कि वो खुद के लिए काम नहीं करती, ये भी गलत हो जाएगा। लिव इन फैमिलीज, कि वो फैमिलीज में रहती है, तो ये सही है। और इसके अलावा डू देयर वर्क, वो खुद का काम भी करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन नंबर सी। अब ये है आपका ग्रामर सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा और यहाँ से आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी बन जाते हैं। जो चीज मैं आपको समझाऊंगी प्लीज अच्छे तरीके से आप समझिएगा। पहले ये पोर्शन आपका थोड़ा हार्ड आता था, लेकिन अब इतना हार्ड नहीं आता है, ईजी आता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम अच्छे तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 14th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि आपको सही अल्टरनेटिव, सही चॉइस आपको चूज करनी है और आंसर लिखना है, कोई भी एक करना है आपको। ए है, इट डैश फॉर 2 hours, यानी कि ये जो है डैश यानी कि रेन, मतलब बारिश जो है वो पिछले 2 घंटे से हो रही है,
हो रही है में क्या होगा, आईएनजी तो लगेगा ही। आईएनजी क्यों लगेगा, क्योंकि कंटिन्यू काम हो रहा है, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगी। तो इसमें आंसर आ जाएगा हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, कि पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है। फॉर इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बी। अब इसमें से कोई एक करना है, तो मैं आपको फिलहाल तो दोनों करवा रही हूँ, कोई आपको पेपर में एक ही करना पड़ेगा। आइस डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलती है, पिघलती है यानी कि मेल्ट्स, मेल्ट्स, MELTS। ठीक है, मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके लिए अगर मैं आपको वो बताऊं ना ट्रिक, तो देखो आइस, आइस, ठीक है, जहां पर ES पहले से लगा हो वहां पर ES लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पर देखो E है, ठीक है, आइस यानी अकेले उसकी बात हो रही है, बर्फ की बात हो रही है सिर्फ, तो इसलिए पीछे S लगेगा। अगर बात हो रही होती आइसिस की, आइसिस की, ठीक है, आइसिस, अब वैसे आइसिस कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, आइसिस की बात होती है, तो यहाँ पर S पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाता है, मेल्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक वाला है, कोई भी 3 करनी है, तो 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखो पहले बोला गया है डू नॉट क्वारल डैश योर ब्रदर्स। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपके जो प्रीपोजिशंस होते हैं ना, वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने होते हैं। डू नॉट क्वारल डैश योर ब्रदर्स, यानी अपने भाइयों के साथ मत झगड़ा करो। तो भाइयों के साथ के लिए इस्तेमाल होता है विद, विद, WITH, विद। ठीक है, तो इस ऑप्शन में यहाँ पर आएगा विद, के साथ का मतलब विद होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बी है ही इज क्वालिफाइड डैश हिज जॉब, यानी कि वो अपनी जॉब के लिए, के लिए, के कौन से इंग्लिश इस्तेमाल होती है, ही इज क्वालिफाइड फॉर हिज जॉब, FOR, 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट है सी, ही हैज रिकवर्ड डैश हिज इलनेस, यानी कि वो अपनी बीमारी से रिकवर हो गया। से का क्या होता है, फ्रॉम, FROM, तो FROM, फ्रॉम हिज इलनेस हो जाएगा। नेक्स्ट है डी, द मेडिसिन रिलीव्ड हिम डैश हिज पेन। अब ये आपको बताना है, मैं आपको यहाँ पर हिंदी में बता देती हूँ क्या आएगा। द मेडिसिन रिलीव्ड हिम फ्रॉम हिज पेन, ओह माय गॉड, मैंने आंसर ही बोल दिया, फ्रॉम आएगा यहाँ पे, कि जो मेडिसिन है उसने उसको उसके पेन से, उसके दर्द से उसको राहत दी। तो से के लिए तो हमें पता ही है कि फ्रॉम इस्तेमाल होता है। वैसे मैं आपसे ये पूछने वाली थी, बट मैंने गलती से खुद ही आंसर कर दिया, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है 16th, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो। कोई भी 2 आपको बतानी है, कोई भी 2 सेंटेंसेस आपको बतानी है। और टाइप ऑफ सेंटेंस, तो देखो कितने तरीके की सेंटेंस होती है, सिंपल होती है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, 3 तरीके की सेंटेंस होती है। पहले मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल में आपको एक सेंटेंस या एक क्लॉज मिलता है, एक क्लॉज मिलता है, ठीक है, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं होता, जिसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। कंपाउंड में आपको 2 क्लॉज मिलते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। और कॉम्प्लेक्स में आपको 3 क्लॉज मिलते हैं जो कि एक दूसरे पर, या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है वो सेंटेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट में आपसे बोला गया फॉर ही हैज नो मनी ही कैन नॉट बाय इवन सिंपल क्लोथ्स, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं है या कोई पैसे नहीं है, तो वो अपने लिए सिंपल क्लोथ्स, सिंपल कपड़े भी नहीं खरीद सकता। तो कुछ कॉम्प्लेक्स सी सेंटेंस नजर आ रही है ना, उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही वो सिंपल क्लोथ्स खरीद सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नजर आ रही है ना, तो आंसर हो जाएगा सिंपल क्लोथ्स। यहाँ पर देखो ही हैज नो मनी, एक सेंटेंस यहाँ पर बनी, ही कैन नॉट बाय इवन सिंपल क्लोथ्स, तो 3 सेंटेंस यहाँ पर बन रही है। अब नेक्स्ट देखो क्लॉज बन रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट देखो यू मस्ट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली और यू विल नॉट कीप फिट। तो और पे ध्यान दो,
यू मस्ट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, कि तुम्हें जो है रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं तो तुम फिट नहीं होगे या फिर तुम फिट नहीं रहोगे। तो इसमें देखो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसे है, दो सेंटेंसेस एक दूसरे से जुड़ रही हैं और के जरिए, ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड आएगा। सी है वी ईट टू लिव, यानी हम जिंदा कैसे रहते हैं, हम हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए जिंदा रहते हैं। तो ये एक सिंपल सी सेंटेंस, यहाँ पर कोई भी दूसरी सेंटेंस नहीं आ रही है, ठीक है, कोई भी और से नहीं जुड़ रही है, एंड से नहीं जुड़ रही, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसका आंसर सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है, अब इसका आपको बताना है। इफ यू वर्क हार्ड, कि अगर तुम काम मेहनत करोगे, यू आर श्योर टू टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तुम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में जरूर टॉप कर जाओगे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है, जरूर आपको बताना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है अप्रोप्रिएट WH के साथ। WH क्वेश्चन या WH फैमिली क्या होती है, ये देखो, WH फैमिली में व्हाट आता है, होम आता है, वेयर आता है, व्हेन आता है, ठीक है, और विच आता है। तो ये आपकी WH फैमिली होती है। हुज भी आता है इसमें। व्हाट का मतलब होता है क्या, होम का मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हेन का मतलब होता है कब, विच का मतलब होता है कौन सा, और हुज का मतलब होता है किसका। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, बेसिकली आप नोट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम पहले इसमें क्या करना होता है ना, इसमें पहले आप आंसर पढ़िए, कि ये जो सेंटेंस नीचे दी हुई है इसको पढ़ते हैं। द रेड कार इज माइन, यानी कि जो रेड कार है, जो लाल गाड़ी है वो मेरी है, नॉट द ब्लू वन, ब्लू वन मेरी नहीं है। तो इसमें आप क्या लगता है कि किस तरीके का क्वेश्चन बना होगा, कि वो मतलब मैंने सामने वाले से पूछा कि तुम्हारी कौन सी गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, तो उसने आंसर मुझे दिया होगा कि वो लाल वाली गाड़ी मेरी है, ब्लू वाली मेरी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो, डैश इज योर कार, विच इज योर कार, विच इज योर कार, यहाँ पर देखो ना, कौन सा या कौन सी भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, विच आएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट का आंसर पढ़ते हैं। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, यानी कि जो टेबल है, जो आपकी टेबल है वो किसकी बनी है, वो वुड की बनी है, वुड यानी लकड़ी की बनी है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि टेबल किसकी बनी है, टेबल किसकी बनी है, ठीक है। डैश इज द टेबल मेड ऑफ, डैश इज द टेबल मेड ऑफ, यानी जो टेबल है वो किसकी बनी है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। देखती हूँ कितने बच्चे सही बताते हैं। सी है, पहले हम इसका आंसर पढ़ते हैं। ही वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, कि वो स्कूल जो है कल वो स्कूल गया था। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्या वो कल स्कूल गया था, डैश डिड ही गो टू स्कूल गो यस्टरडे, डैश डिड ही गो यस्टरडे, ओके। व्हेन डिड ही गो यस्टरडे, क्या होगा इसका आपको बताना है। वेयर, यानी वो कल कहाँ गया था, वेयर डिड ही गो यस्टरडे, वेयर डिड ही गो यस्टरडे, कि वो कल स्कूल गया था। नेक्स्ट है, राजू लेफ्ट द बैग हियर, कि राजू ने अपना बैग यहाँ पर छोड़ दिया या भूल गया। तो इसका क्वेश्चन बनेगा हु लेफ्ट द बैग हियर। अच्छा, हु रह गया ना, हु का मतलब होता है कौन, हु लेफ्ट द बैग हियर या हु लेफ्ट दिस बैग हियर, कि यहाँ पर ये बैग जो है वो कौन छोड़ गया। अब इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चीज आपको जरूर याद होनी चाहिए, इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये चीजें आपको याद जरूर कर लेनी है पेपर से पहले। 18th क्वेश्चन देखो, करेक्ट ऑप्शन आपको पैसिव वॉइस में, पैसिव जो फॉर्म होती है वर्ब की उसमें बताना है। जीतू डिड नॉट अग्री टू माई प्रपोजल, कि जीतू ने मेरा प्रपोजल जो है उसके लिए अग्री नहीं किया, कोई भी एक करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो माई प्रपोजल वॉज नॉट अग्री, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ तक तो चीजें सेम ही चल रही है, इसमें चारों सेंटेंसेस में दिक्कत आ रही है पीछे की सेंटेंस में। तो डिड नॉट अग्री टू माई प्रपोजल,
जीतू जो एक मेन सब्जेक्ट है वो बिल्कुल लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें जीतू नहीं है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें ये भी नहीं हो सकता, जीतू इसमें है और इसमें है। अब देखो अग्री का अग्रीड हो जाता है, अग्रीड यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, डिड नॉट अग्रीड टू भी है ना यहाँ, तो क्या यहाँ टू आ रहा है? हाँ यहाँ आ रहा है, तो ये आंसर होगा। यहाँ नहीं आ रहा है टू तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट है दिस बुक कंटेन्स 200 पेजेस, यानी कि इस बुक में कितने पेजेस है? 200 पेजेस है। तो यहाँ पर देखो 200 पेजेस, स्टार्टिंग में 200 पेजेस होना चाहिए, हाँ चारों में है, और लास्ट में बुक होना, दिस बुक होना चाहिए, चारों में है। यानी कि हमें बीच का खोजना है कि बीच में से किसका सही होगा। कंटेन्स 200 यानी कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि इस बुक में जो है 200 पेजेस हैं, तो है यानी दिस बुक 200 पेजेस आर कंटेन्ड इन दिस बुक, आर कंटेन्ड, मैंने कहा था ना आपको कंटेन्स हो चाहे कुछ भी हो, अगर हम पैसिव में बदल रहे हैं ना तो उसके पीछे जो मेन वर्ब होती है उसके पीछे ईडी लग जाता है। यहाँ पर देखो ईडी सिर्फ इसमें है, इसमें भी है लेकिन यहाँ पर इज लगाया हुआ है। इज कैसे लगेगा? 200 पेजेस की बात हो रही है, ई एस तो यहाँ पर आर आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के ऊपर थोड़ी और डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका सेक्शन डी, फंक्शनल राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है ये। इसमें आपको क्या दिया जाता है? इसमें आपको कुछ पैसेज, छोटे मोटे पैसेज दिए जाते हैं और उनके क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो उससे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक अप्रोप्रिएट टाइटल ढूंढना है, ठीक है, ए पार्ट में। फिर उसके बाद बी पार्ट में आपको क्या करना है? बी पार्ट में आपको बताना है कि इस आर्टिकल में किस चीज के बारे में, किस जरूरत के बारे में ज्यादा इलोबरेट करके बताया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। वन ऑफ द स्वीटेस्ट गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू मैन इज द ट्रीज, यानी कि जो नेचर है हमारा उसमें सबसे प्यारा, सबसे स्वीट गिफ्ट हमें मानव को क्या मिला है? ट्रीज, यानी कि पेड़ हमें सबसे स्वीटेस्ट गिफ्ट मिला है नेचर की तरफ से। दे आर बैकबोन ऑफ अ नेशन, यानी कि वो एक नेशन की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होते हैं। दे गिव अस कूल शेड, यानी वो हमें ठंडी छाया देते हैं, स्वीट फ्रूट्स देते हैं और लवली फ्लावर्स देते हैं, यानी बहुत सुंदर और प्यारे फूल भी देते हैं, बहुत अच्छे फ्रूट्स देते हैं, हमें ठंडी छाया देती हैं। टॉल ट्रीज इन द ग्रीन वुड lend enchantment to the view, यानी जो लंबे लंबे पूरे भरे हुए जंगल होते हैं ना, हरे भरे जंगल होते हैं, उसमें जो लंबे लंबे ग्रीन जो ट्रीज होते हैं ना वो बिल्कुल उस व्यू को बहुत सुंदर बना देते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना छोटा सा पैसेज था। अब देखो आंसर कैसे करना है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस आर्टिकल। टाइटल क्या होता है? टाइटल यानी कि शीर्षक। शीर्षक यानी देखो मैं एक पैसेज पढ़ रही हूँ, ठीक है, अगर मुझे टाइटल में पता चल जाए कि इस पैसेज में, टाइटल ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये पता चलना चाहिए कि इस पैसेज में इस चीज के बारे में बताया गया होगा। तो यहाँ पर हम ज्यादा किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो टाइटल में भी हमारा ट्रीज जरूर आएगा। देखो द वाइटल इम्प्रेस, नहीं ये तो नहीं होगा। द मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रीज इन नर्चरिंग आवर वर्ल्ड, ट्रीज आर द बैकबोन, नेचर्स ब्लेसिंग, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि ट्रीज के बारे में नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में से, ट्रीज आर द बैकबोन, ट्रीज जो होती हैं वो रीढ़ की हड्डी होती हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर एक नेशन के बारे में भी बात करी गई है और एक वर्ल्ड लेवल के बारे में बात करी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला तो लगा देते हैं, जैसे आंसर मैंने लिखा आंसर नंबर 19, उसका ए पार्ट का जो है कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। तो ऐसे आपको करना है, ये वाला मत लिख देना, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो बी पार्ट में क्या बोला गया है। बी पार्ट में आपसे बोला गया है विच ऑफ द ऑप्शंस नीड टू बी एलाबोरेटेड फॉर दिस आर्टिकल, यानी इस आर्टिकल के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन और अच्छे बेहतर तरीके से बताया जाना चाहिए। रिमूवल ऑफ ट्रीज, क्या इसमें रिमूवल ऑफ ट्रीज के बारे में बोला गया है कि ट्री को कैसे हम हटा सकते हैं? नहीं, उसमें तो बोला गया है ट्रीज कितने अच्छे होते हैं और हमें सब कुछ देते हैं, तो उन्हें तो और उगाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी कि ट्रीज की
जो पेड़ होते हैं उनके बारे में हमें उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताई गई है, कितने वो ज़रूरी होते हैं। हाँ, ये हो सकता है, सेकंड है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देयर कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ नेशन, यानी कि एक पूरी ओवरऑल हेल्थ जो होती है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है, तो ये भी इसका सही है। एंड लास्ट है इसमें एक्सप्लोरिंग द एन्चेंटमेंट ऑफ टॉल ट्रीज इन ग्रीन वुड, तो ये भी हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर निकालने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि आंसर किस तरीके से आपको निकालने हैं। अब देखो और में दिया हुआ है, और में दिया हुआ है, आप ये भी कर सकते हो। अब ये और किस में है, ये आप या तो बी वाला पार्ट कर सकते हो या फिर सी वाला पार्ट कर सकते हो। इस और में बेसिकली आपको क्या बोला गया है कि कोट्स दिए गए हैं और सेंट्रल आइडिया पैराग्राफ का निकालना है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगी। अब हम डी पार्ट देख लेते हैं इसका। डी पार्ट में देखो, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी apt in expanding the message conveyed about life in the paragraph, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस पैराग्राफ में जो लाइफ के बारे में मैसेज दिया गया है ना उसको अच्छे तरीके से एक्सपैंड करके बताता है। तो लाइफ के बारे में इसमें क्या बताया गया है, एयर प्योरिफिकेशन के बारे में बताया गया है, नहीं ये गलत है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट के बारे में बताया गया है, एस्थेटिक वैल्यू के बारे में बताया गया है, तो ये भी गलत है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया गया है, इसमें लाइफ की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 20th क्वेश्चन है इसका। अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, 1 नंबर का हालांकि ये क्वेश्चन है, इसमें देखो कुछ ड्राफ्ट दिए हुए हैं, ठीक है, ये ड्राफ्ट आप कुछ दिए गए हैं और इनको आपको सिलेक्ट करना है, सबसे अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो सकता है इसमें। फ्रूट्स ट्रीज इन द गार्डन लुक डैश। अब देखो जो फ्रूट ट्रीज होते हैं ना, मतलब जो वो ट्रीज जो पेड़ होते हैं जिन पर फ्रूट्स उगते हैं, जिन पर फल आते हैं, तो वो गार्डन में कैसे लगते हैं, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग। अब इसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, फर्स्ट वाली जो फिल इन द ब्लैंक है, वो यहाँ से आपको ढूंढ के निकालनी है और सेकंड वाली यहाँ से, इन चारों में से। तो फर्स्ट वाली में फैसिनेटिंग कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी हो जाएगा, ठीक है, फैसिनेटिंग। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, ब्यूटीफुल बर्ड सिट ऑन देम, कि जो ब्यूटीफुल बर्ड्स होती हैं वो उनके ऊपर बैठती हैं, एंड डैश देयर लवली सॉन्ग्स। सॉन्ग्स हैं तो ऑब्वियसली सिंग जरूर आएगा, सिंग जरूर आएगा, और वो सुंदर सुंदर गाने गाती हैं। सेकंड का क्या हो जाएगा, डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सिंग, सिंग देयर ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो सी इसका आंसर है, सी इसका आंसर है। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है और में दिया हुआ है, व्हाइल राइटिंग द अबव पैराग्राफ व्हाट डज द राइटर एक्सप्रेसेस, यानी जो ऊपर हमने पैराग्राफ ये हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो फ्रूट ट्रीज होते हैं वो गार्डन में बहुत सुंदर लगते हैं, उनके जो ग्रीन लीव्स जो एयर में उड़ते हैं या नीचे गिर जाते हैं, और जो म्यूजिकल साउंड्स उनमें से निकलता है वो काफी ज्यादा सुंदर और कैप्टिवेटिंग होता है। ब्यूटीफुल बर्ड्स भी उन पर बैठती हैं और गाने भी अपने गाती हैं। तो इस बात को लेकर जो राइटर है वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ये और में है, हालांकि आप ऊपर वाला कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे वाला करना है, ऊपर वाला नहीं समझ आ रहा है, तो कैसे करोगे। देखो इसमें पैराग्राफ को लिखते समय जो राइटर है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, द फैक्ट्स दैट फैसिनेट, जो फैक्ट्स होते हैं वो जो हमें फैसिनेट, जो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हिज लाइक्स ऑन द टॉपिक, उसके लाइक्स बताता है टॉपिक पे, नहीं ये गलत होगा। हिज थॉट्स बट नॉट हिज फीलिंग्स, उसके थॉट बता रहा है लेकिन अपनी फीलिंग नहीं बता रहा, नहीं ये भी गलत होगा। वो अपनी फीलिंग्स भी तो बयां करना है ना कि कितनी सुंदर लगती हैं बर्ड्स। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा द फैक्ट्स दैट फैसिनेट, जो फैक्ट्स होते हैं जो हमें फैसिनेट करते हैं। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन। अब इसमें देखो हमें केयरफुली जो है रीड करना है इन सभी में से सबको, ठीक है, और ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो ए में हमें बोला है इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट जब हम लिखते हैं, आई इज यूज्ड इन रिपोर्टिंग पर्सनल एक्सपीरियंस। रिपोर्ट लिखते समय रिपोर्ट में हम क्या बताते हैं, रिपोर्ट में हम किसी भी बारे में अगर कुछ भी चीज हुई है, घटना हुई है, तो उस बारे में हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसमें अगर हम आई का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए अपनी खुद की वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन इज कंपल्सरी इन अ लेटर, कि एक लेटर में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है
जो आप लिखते हो ना डियर सर या डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, तो वो ज़रूरी होती है। तो हाँ वो ज़रूरी होती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ट्रू। फिर सी इन अ लेटर, एक लेटर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज नॉट नेसेसरी, कि अगर एक लेटर हम लिख रहे हैं तो उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज लिखें तो वो ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या वो ज़रूरी है या नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज का मतलब होता है कि एक कॉम्प्लीमेंट देते हुए हम क्लोज कर रहे हैं उस लेटर को, या फिर हम ये कह रहे हैं कि हम आपके बहुत आभारी रहेंगे अगर हम आप हमारा काम करवा देते, तो ये ज़रूरी है नहीं है। नेक्स्ट है डी, डिस्क्रिप्टिव एसेज डिस्क्राइब अ प्लेस और अ पर्सन। तो जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे का मतलब होता है कि हम किसी चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ एक प्लेस या एक पर्सन के बारे में बताता है? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये हम किसी के बारे में भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख सकते हैं। इन अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इन द बायोडाटा सेक्शन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि एक जॉब एप्लीकेशन को बनाते वक्त बायोडाटा सेक्शन में या बायोडाटा सेक्शन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं होती है, तो ये होती है, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन में अगर हम एजुकेशन अपनी क्वालिफिकेशन नहीं लिख रहे हैं तो फिर उसका फायदा क्या है। तो ये इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर्स टू द एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन आर फॉर्मल लेटर्स। अगर हम एक एडिटर को लेटर लिख रहे हैं या जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल होता है, तो हाँ ये ट्रू है, वो फॉर्मल लेटर ही होते हैं। लेटर्स ऑफ इंक्वायर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स विशिंग देम। नहीं, गलत है, ये फॉल्स है कि जो लेटर होते हैं वो जो इंक्वायर्स के लिए हम लिखते हैं वो उनको विश करने के लिए फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो गलत है। एसेज कंटेन एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। जो ऐसे होते हैं ना उसमें हमें एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता चलता है, तो नहीं, कई बार हम ऐसे अपने ऐसे उस बारे में भी लिख सकते हैं जो हम आगे चाहते हैं कि ये चीज़ हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि भारत का आने वाला जो फ्यूचर है वो किस तरीके का होगा, तो ज़रूरी तो नहीं वो चीज़ें आज तो एग्जिस्ट नहीं करी लेकिन आगे चल के कर सकते हैं, इसलिए फैसिनेटिंग चीज़ें भी हम एसेज में लिख सकते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 22nd क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोई भी दो क्वेश्चन करने हैं एंड इन वन सेंटेंस ईच, एक सेंटेंस में हमें आंसर करना है। 2 नंबर का, टू हुम डू यू राइट अ जॉब एप्लीकेशन। आप एक जॉब एप्लीकेशन किसको लिखते हैं, आप एक जॉब एप्लीकेशन किसको लिखते हैं? हम एक जॉब एप्लीकेशन कंपनी के एचआर को लिखते हैं, कंपनी के एचआर या मैनेजर को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाई एंड व्हेन इज अ लेटर टू द एडिटर रिटर्न। यानी कि हम एक लेटर जो है कब और क्यों लिखते हैं एडिटर को, जब हमें अपना एडवर्टीजमेंट देना हो अखबार में। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो देना हो अखबार में, तब हम अपने लेटर एडिटर को लिखते हैं। ठीक है, या फिर कोई एक सोशल मुद्दा हमें उठाना हो तो भी हमें अखबार में कुछ छपवाना हो तो उसके लिए भी लिखते हैं। नेक्स्ट है वाई इज एड्रेस रिटन इन अ लेटर, कि एक एड्रेस क्यों लिखा जाता है लेटर में। लेटर में एड्रेस इसीलिए लिखा जाता है ताकि वो अगर एड्रेस मतलब सामने वाले के पास आराम से पहुंच जाए। होता है ना कि हम अपना भी लेटर में एड्रेस लिखते हैं और सामने वाले का भी, अगर हम सामने वाले के पास लेटर नहीं पहुंच रहा है तो वो बाद में आके वापस रिटर्न हमारे एड्रेस पर हो जाए। अगर वो रिटर्न हो जाता है तो ठीक है, अगर वो पहुंच रहा है तो फिर एड्रेस तो होना चाहिए ना भाई पहुंचाने के लिए। हाउ इज एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स रिटन इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर लिखते समय हम थैंक्स कैसे करते हैं, तो थैंक्स लिखने के लिए हम उसको लिखते हैं आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, कि अगर आप मेरा ये काम करवा देते हैं तो मैं काफ़ी ग्रेटफुल रहूँगी आपकी तरफ, तो ये चीज़ आपको लिखनी है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में एक होता है ऑप्शन 1। ठीक है, अभी तक जितने भी मैंने आपको बताए ना वो सभी चीज़ें आपको ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताई है, और इसमें अभी कोई भी आपकी चीज़ ऐसी नहीं आई है जो आप स्किप करेंगे, कोई भी सेक्शन आपको स्किप नहीं करना है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इनमें से कोई एक ऑप्शन करना है। ऑप्शन 1 में आता है आपका इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट के लिए इंग्लिश, और ऑप्शन 2 में ESP फॉर ऑफिस यूज आता है, तो इनमें से कोई एक करना है, पैटर्न सेम रहेगा। 23 में देखो, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, क्वेश्चन को पढ़ना है आपको और सूटेबल आंसर चूज करके लिखना है। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ए पार्ट इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड अ रिसेप्शनिस्ट हैव टू मैनेज अपॉइंटमेंट इफेक्टिवली। इनमें से क्या चीज
रिसेप्शनिस्ट के पास होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आए, ताकि वो अपॉइंटमेंट्स को अच्छी तरह से इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। एक रजिस्टर ऑफ कॉलर्स होना चाहिए, एक अपॉइंटमेंट डायरी होनी चाहिए, एक लिस्ट ऑफ स्टाफ ऑन लीव्स और टूर होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टाफ ऑन लीव होनी चाहिए। तो एक अपॉइंटमेंट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए उसके पास एक अपॉइंटमेंट डायरी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखते हैं, वाई इज अ फ्रेंडली टोन ऑफ वॉइस इंपॉर्टेंट फॉर अ रिसेप्शनिस्ट, यानी रिसेप्शनिस्ट के लिए फ्रेंडली टोन, वॉइस में फ्रेंडली टोन क्यों होनी चाहिए? टू एनकरेज चिट चैट विद गेस्ट, टू स्टेबलाइज अथॉरिटी एंड कंट्रोल, to make the workplace more enjoyable, to create a welcoming and comforting atmosphere। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर रिसेप्शनिस्ट, आप खुद सोचो, अगर रिसेप्शनिस्ट जो है उसकी आवाज़ रूड होगी या वो अच्छे तरीके से बात नहीं करेगी, तो क्या वो एक अच्छा साउंड करेगा? मान लो रिसेप्शनिस्ट कहीं पे भी हो सकती है, वो हॉस्पिटल में हो सकती है, होटल में हो सकती है, वो पीजी में हो सकती है, कहीं पे भी। तो उस समय पे अगर वो ढंग से बात नहीं कर रही है, तो क्या आगे से बंदे उसके पास आएंगे? नहीं आएंगे, उस होटल में नहीं आएंगे, उस हॉस्पिटल में भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। या आप और में नीचे वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, सी क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट शुड बी अवेलेबल ऑन अ रिसेप्शनिस्ट डेस्क, यानी कौन कौन सी चीजें रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पर होनी चाहिए? नेम एंड एड्रेस ऑफ नियर बाय होटल्स, information about local tourist attraction or sightseeing tours, a railway timetable and flight schedules, forms and brokers such as reservation vouchers and C forms। तो इनमें से सभी चीजें उसके पास होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस 1 2 4, डी इसका आंसर है, सी नहीं है, ठीक है। तो सभी चीजें उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। 24th में आपको बोला गया है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें और दिया गया है, या तो आप ये करिएगा या ये बात ध्यान रखना, और जो है ज्यादा बोल्ड में आपको नजर आ जाता है, तो प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो अंडरलाइंड एक एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन अंडरलाइन किया गया है इस कन्वर्सेशन में, और आपको बताना है इसमें से सही रिस्पॉन्स कौन सा होगा। ये थोड़ा सा रूट रिस्पॉन्स है, और इसके अलावा आपको इन चारों में से सही ऑप्शन चूज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कस्टमर कह रहा है गुड मॉर्निंग, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट में बोला गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, कि हाँ गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। कस्टमर कह रहा है आई वांट टू चेक इन, मैं चेक इन करना चाहता हूँ, आई नीड अ डबल रूम विद अ बाथ अटैच्ड, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक डबल रूम दिया जाए और जिसमें कि बाथरूम भी अटैच हो। तो रिसेप्शनिस्ट ने क्या जवाब दिया, नॉट अवेलेबल नाउ कम लेटर, कि अभी अवेलेबल नहीं है, कम बाद में आओ, ठीक है। तो क्या ये एक प्लेजेंट साउंड कर रहा है, क्या ये एक अच्छा साउंड कर रहा है रिस्पॉन्स? तो बिल्कुल भी नहीं, फिर वो दोबारा कॉल बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे, जैसे हाय गिव सम टाइम टू फाइंड इट आउट, कि हाँ मुझे कुछ समय दो इसको फाइंड करने के लिए, देखने के लिए। तो हाय तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो पहले गुड मॉर्निंग कर चुकी है, तो ये तो नहीं होगा। नो नॉट नाउ, यू कैन कम आफ्टर सम टाइम, नो नॉट नाउ। देखो उसको अच्छे से वो करने के लिए ना प्लीज प्लीज जरूर आना चाहिए उसके साथ उसमें, तो ये भी नहीं होगा। यस प्लीज गिव मी अ फ्यू मिनट्स टू लुक आउट, काइंडली बी सीटेड, तो काइंडली बी सीटेड लिखा हुआ है, ठीक है, काइंडली बी सीटेड लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब क्या है कि वो सामने वाले की बात हो रही है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, तो ये भी नहीं होगा। नो नॉट अवेलेबल नाउ, यू शुड हैव वर्कड अर्लियर, कि अभी अवेलेबल नहीं है सर, बाद में आप पहले आपको अलर बुक करना चाहिए था, ठीक है। अब इसमें और में दिया हुआ है, तो देखो आपको कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं, उनको डिसाइड करना है, स्टडी करना है, और डिसाइड करना है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही है या फिर टेलीफोन कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। टोन जो है वो पोलाइट है या रूड है। देखो इसमें देखो तेजस कह रहा है इज इट अंजना फार्म्स, तेजस कहता है कि क्या अंजना फार्म्स से बात हो रही है यहाँ पर। तो रिसेप्शनिस्ट कह रही है गुड मॉर्निंग, यस इट इज अंजना फार्म्स, मे आई नो हु इज ऑन द लाइन, कि मैं जान सकती हूँ क्या कि कौन बोल रहा है, कौन है लाइन पर। तेजस कह रहा है आई एम तेजस, मैनेजर फ्रॉम मीजो मार्ट नागपुर, वेयर इज योर मैनेजर मिस्टर विनय। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है रिसेप्शनिस्ट की, तो ये बिल्कुल एक टेलीफोनिक बात है, ठीक है, टेलीफोन वाली बात हो रही है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है। और ये कन्वर्सेशन आपको कैसी लग रही है,
रूड लग रही है या फिर पोलाइट लग रही है, इतना तो हमें पता चल गया। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि फेस टू फेस तो बात नहीं हो रही है। कि मैं तेजस बोल रहा हूँ और मीजो मार्ट से बोल रहा हूँ, नागपुर से, आपका मैनेजर विनय कहाँ है, या मैं आपके मैनेजर से बात कर सकता हूँ। अगर ये होता ना तो हाँ ये एक पोलाइट होती, लेकिन यहाँ पर सीधा बोला है उसने कि तुम्हारा मैनेजर कहाँ है, मुझे मिस्टर विनय से बात करनी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, जहाँ पर ये रूड कन्वर्सेशन हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 25th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द सूटेबल आंसर। कि आपको क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली और सूटेबल आंसर आपको निकालना है। ए है इसमें, व्हाट इज वन इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर अ रिसेप्शनिस्ट टू हैव। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि एक रिसेप्शनिस्ट के पास सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल क्या होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड नहीं, डाटा एनालिसिस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ये उसका आंसर होने वाला है, हो सकता है। डाटा एनालिसिस होना चाहिए, नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, हाँ वो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ कहाँ है, ये है, तो इसका आंसर क्या है, सी आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद बी, अब आपको इसमें दोनों ही करने हैं क्योंकि और ऑप्शन नहीं दिया। व्हाट शुड अ रिसेप्शनिस्ट डू इफ आस्क्ड टू पास ऑन अ नंबर टू समवन इन द ऑफिस। यानी रिसेप्शनिस्ट को तब क्या करना चाहिए जब उससे बोला गया हो कि तुम मतलब इस नंबर को पास करो ऑफिस में किसी दूसरे से, तो उसको क्या करना चाहिए, राइट इट डाउन ऑन स्टिकी नोट, कि वो स्टिकी नोट पे राइट कर दे, नहीं। फॉरगेट अबाउट इट, उसके बारे में भूल जाए। रिपीट द नंबर, नहीं। या इग्नोर द रिक्वेस्ट, नहीं। तो वो क्या करेगी, रिपीट करने के लिए कह सकती है, या फिर स्टिकी नोट्स पे राइट करने के लिए कह सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट इट डाउन ऑन अ स्टिकी नोट, कि वो स्टिकी नोट पे राइट डाउन कर ले उस चीज को। ठीक है, अब देखो ऑप्शन 2 मैंने आपको बताया था, आपको या तो ऊपर वाला करना है या फिर ये वाला आप कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर वाला करवा दिया आपको, मुझे नहीं लगता है नीचे वाला करवाने की ज़रूरत है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ESP फॉर ऑफिस यूज होता है। अगर आपने ऑप्शन 1 करा है तो ये बिल्कुल भी मत करना, लेकिन जिसको ऑप्शन 1 समझ नहीं आ रहा वो ये कर सकता है। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा, वही 23 क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और सूटेबल आंसर करना है। स्टडी एंड प्रैक्टिस द शॉर्ट एक्सचेंजर और डायलॉग गिवन बिलो। तो इसमें बोला है एक्स कहता है गुड मॉर्निंग, वाई कह रहा है गुड मॉर्निंग हेमा, वेयर हैड यू बीन यस्टरडे, इज एवरीथिंग फाइन, कि तुम कल कहाँ थी हेमा और सब कुछ ठीक है ना। तो एक्स कहती है यस मैडम थैंक यू, आई हैड बीन टू माय सिस्टर्स हाउस एंड बीन ऑन लीव, कि हाँ मैडम मैं ठीक हूँ और शुक्रिया आपका, लेकिन मैं अपनी बहन के घर गई हुई थी और मैं लीव पर थी। तो इसमें आपको रिलेशनशिप बताना है कि किस तरीके का रिलेशनशिप शेयर कर रही हैं, रिश्ता कैसा है इनका, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, न्यूट्रल है, नन ऑफ द अबव है। तो ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप है क्योंकि इसमें यस मैडम थैंक यू इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। या फिर आप और में ये आप कर सकते हैं और में। ठीक है, people usually use short form when sending email. Select the correct match for communicating later. यानी कम्युनिकेटिंग लेटर के लिए आप कौन सा इनमें से ईमेल भेजते समय वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करनी है, वो आपको बताना है इसमें। तो ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी में आपसे पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको इनमें से ट्रू फॉल्स निकालने हैं। ईमेल कम्युनिकेशन इज नॉट क्विक इन डिलीवरिंग, कि ईमेल जो कम्युनिकेशन हम जब ईमेल भेजते हैं कि वो क्विक नहीं होती है, वो जल्दी नहीं जा पाती, तो ये गलत है, ये तो फॉल्स है ना। वो तो जल्दी पहुंच जाती है, ईमेल तो कितनी जल्दी इंटरनेट से तभी सेंड करी हो जाती है। सेकंड में ईमेल इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल के जरिए हम बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। पहले वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है। तो ऑप्शन देखते हैं, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू या ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही बहुत आसान है, आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ मैं भी। बस थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते इसमें क्या करना है। 24th में ए या बी पार्ट दोनों में से कोई ए करना है। सिलेक्ट द राइट ऑप्शन टू बी पंक्चुअल टू विजिट द कंपनी यू आर गोइंग टू अपीयर इन एन इंटरव्यू। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको ढूंढना है जो कि पंक्चुअल लगे। ठीक है, पंक्चुअल यानी कि समय पर आप पहुंचे हो किसी कंपनी को विजिट करने के लिए और इंटरव्यू में आपको अपीयर होना है। अराइव द प्रीवियस डेट टू द ऑफिस, कि ऑफिस पे
प्रीवियस डेट यानी पिछली ही डेट पे पहुंच जाओ तो ये तो गलत हो जाएगा ना, उसको तो टाइम पे पहुंचना है, अराइव इन टाइम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। टू बी नीट एंड क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड फॉर अपीयरिंग इन एन इंटरव्यू, कि एक इंटरव्यू जब हम जाते हैं देने के लिए तो हमें नीट एंड क्लीन होना चाहिए और वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, तो हाँ ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है, ठीक है। वियर ओनली न्यू क्लोथ्स व्हेन अटेंडिंग इंटरव्यू, कि हमें सिर्फ नए कपड़े पहनने चाहिए, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं लेकिन वो अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन होने चाहिए। पंक्चुअलिटी इज नॉट एसेंशियल इन अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, कि एक इंटरव्यू पे हम पंक्चुअल हैं ये जरूरी नहीं, पंक्चुअल का मतलब होता है टाइम पे पहुंचना, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि एक इंटरव्यू में पहुंचने के लिए हमें टाइम पे होना बल्कि टाइम से पहले ही जाना चाहिए, तो इसका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं 25th वाला। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द सूटेबल आंसर, आपको सही आंसर इसमें बताना है। यू हैव टू राइट एन ईमेल टू श्री होटल्स टू कैंसिल द होटल अकोमोडेशन दे हैड बुक्ड फॉर यू, यू विल इन्फॉर्म अबाउट चेंज डेट इन नियर फ्यूचर, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको क्या बोलना है, आपको एक ईमेल लिखनी है श्री होटल्स के लिए अपने होटल अकोमोडेशन की, आपने एक होटल बुक किया है और वहां पर आप नहीं पहुंच पाओगे और कैंसिल करना है आपको वो कमरा, ठीक है, तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करना है कि अगर नियर डेट मतलब नियर फ्यूचर में आप किस डेट को वहां पर पहुंचोगे, तो आपको सही ऑप्शन इसमें लिखना है। पोस्टपोन द होटल अकोमोडेशन विल इन्फॉर्म द न्यू डेट्स लेटर, cancel the hotel accommodation will inform the new dates later, postpone the hotel accommodation या cancel the hotel accommodation, तो इसके बारे में ये हो जाएगा ए कि अभी की मेरी होटल अकोमोडेशन पोस्टपोन कर दो, ठीक है, या कैंसिल कर दो, तो बी इसका आंसर है, बी इसका आंसर है कि कैंसिल करवानी है हमें और नई डेट्स के बारे में हम बाद में बताएंगे, तो ए नहीं होगा, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में देखो, यू हैव गॉन टू इनवाइट योर सीनियर कोलीग्स फॉर योर हाउस वार्मिंग सेरेमनी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल यू यूज, कि तुम अपने एक सीनियर कॉलीग के घर गए हुए हो या उसको इनवाइट करने के लिए गए हुए, अपने घर में एक हाउस वार्मिंग पार्टी तुम्हें रखनी है, तो कौन सा एक्सप्रेशन तुम इस्तेमाल करोगे, आई हैव प्लेजर टू इनवाइट यू एंड योर फैमिली टू माई हाउस वार्मिंग सेरेमनी, आई हैव ग्रेट प्लेजर टू वेलकम योर फैमिली टू माई हाउस वार्मिंग सेरेमनी, प्लीज कम टू माई हाउस ऑन हाउस वार्मिंग सेरेमनी, या फिर लास्ट का एक ऑप्शन आप देख लो, अच्छा 3 ही ऑप्शन है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आई हैव ग्रेट प्लेजर टू वेलकम योर फैमिली टू माई हाउस वार्मिंग सेरेमनी, लेकिन उसको तो इनवाइट किया ही नहीं, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है, कि मुझे प्लेजर होगा, मुझे खुशी होगी आपको और आपके परिवार को मेरी हाउस वार्मिंग सेरेमनी में बुलाने में, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया पार्ट ए। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका पार्ट बी, और मैं सोच रही हूँ ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हम पार्ट ए और पार्ट 2 को 2 वीडियो में डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी ये आपकी थी फर्स्ट वीडियो, पार्ट बी की वीडियो मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें कि आपके 26 से लेके 45 क्वेश्चन तक होंगे, ठीक है, और ये थोड़े लिखने वाले क्वेश्चन भी हैं, तो आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। फर्स्ट पार्ट आप जरूर ये वाला जरूर लाइक करिएगा ताकि सेकंड पार्ट आपको जल्दी से जल्दी मिले, ठीक है, लाइक जितना आप करोगे उतनी जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल टीएच क्लासेस को ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ऐसे ही वीडियोस आपको जरूर मिलेंगी। और हाँ, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है उसको ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा, इस प्लेलिस्ट में आपको सभी इंग्लिश की जितनी भी वीडियोस है वो मिल जाएंगी, और हिंदी की भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 10th क्लास वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके लिए भी हम ज़रूर जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।